और हम बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए इस हद तक तैयार हो पाए। इसलिए आज हम भारत की इस एकजुटता का भी विश्लेषण करेंगे। आपको याद होगा, इस दौरान बहुत सारे लोगों ने जनता कर्फ्यू का मजाक उड़ाया था। जब हमने थालियां बजाई थी उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया था और कहा था कि ऐसे कोरोना नहीं भागेगा। आज उसका विश्लेषण करने का भी दिन है, क्योंकि भारत के लिए एकजुटता न सिर्फ उसकी ताकत है बल्कि हमारे लिए ये एक वैक्सीन की तरह है, एक सोशल वैक्सीन की तरह है। हालांकि आज जब देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, तब आज हमें यह भी समझना जरूरी है कि हम अपने पुराने अनुभव से और क्या सीख सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा लगता है कि लापरवाह होते जा रहे हैं। और आज मैं इस समय यहां दुबई में खड़ा हुआ हूं। मेरे पीछे अगर मैं कोशिश करूंगा आपको बुर्ज खलीफा दिखाने की। आज हम दुबई से सीख सकते हैं कि दुबई में इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और यहां क्या अलग ऐसा हो रहा है जो भारत में नहीं हो रहा। इसके बाद आज एक और खास दिन है। आज बिहार की बात करने का दिन है, क्योंकि बिहार का आज जन्मदिन है और उसने अपने 109 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार अलग राज्य बना था। इसलिए जितने भी बिहार के लोग आज हमें दुनिया भर में देख रहे हैं, उनको हम बधाई देना चाहते हैं, उनके साथ आज हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और बिहार की धरती से ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा गांधी के लिए भी बिहार उनकी कर्मभूमि रहा और दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का जन्म भी बिहार की इसी धरती पर हुआ था। सीता का जन्म भी बिहार की इसी धरती पर हुआ था। लेकिन जरा सोचिए, आज बिहार को हम किन बातों के लिए याद करते हैं। शायद आज अगर हम कहें कि बिहार को आप किस चीज के लिए याद करेंगे, तो लोग कहेंगे खस्ताहाल सड़कों के लिए, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, खराब शिक्षा प्रणाली के लिए, अपराध के लिए, या फिर एक ऐसी जगह जहां विकास अपने पूरी गति से पहुंच नहीं पाया। सोचिए, क्या आज आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए बिहार भेजना पसंद करेंगे, जबकि बिहार में एक जमाने में लोग नालंदा में पढ़ने के लिए आते थे। आज हम बिहार की इसी यात्रा का विश्लेषण करेंगे, जो अध्यात्म के दर्शन भी कराती है और अपराध से भी आपको डराती है। तो आज के डीएनए में बिहार दिवस पर हम आपके सामने खास विश्लेषण रखेंगे और मैं और मीमांसा लगातार दिल्ली से और दुबई से ये विश्लेषण आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। मीमांसा, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी। और आज हम पानी की कहानी के बारे में भी दर्शकों को बताएंगे। आज दरअसल विश्व जल दिवस है, जिसे अंग्रेजी में वर्ल्ड वाटर डे कहते हैं। और आज इस मौके पर पूरी दुनिया में पानी बचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम और सेमिनार हो रहे हैं। लेकिन आज जो बात हम आपको बताएंगे, वो बातें आपको इन कार्यक्रमों और सेमिनार में सुनने और देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए पानी पर हमारे इस कीमती विश्लेषण को आप बिल्कुल भी मिस न करें। इसके साथ ही आज हम आपको अमेरिका से आई एक गिलहरी की कहानी भी दिखाएंगे, जो अपनी प्यास बुझाने के लिए कई घंटों तक तड़पती रही। एक व्यक्ति की मदद से इस गिलहरी की तो प्यास बुझ गई, लेकिन सोचिए, जब पानी के भयानक संकट की वजह से इंसानों की प्यास नहीं बुझेगी, तो तब आपकी मदद कौन करेगा। और इसीलिए आज हम दुर्लभ होते पानी का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। सचिन वजह केस में एनआईए सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वजह ने मुंबई के 5 स्टार होटल ट्राइडेंट से ही साजिश को अंजाम दिया था। सूत्रों के मुताबिक 16 फरवरी से 20 फरवरी तक सचिन वजह होटल ट्राइडेंट में रुका था। होटल ट्राइडेंट से ही कार में विस्फोटक रखने की प्लानिंग की थी। वजह फेक आधार कार्ड का इस्तेमाल कर होटल में रुका था। एनआईए ने होटल के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक वजह 16 फरवरी को इनोवा कार से होटल पहुंचा था, जबकि 20 फरवरी को लैंड क्रूजर प्राडो से होटल से बाहर निकला। वजह होटल में 2 बैग ले जाते हुए भी दिखता है, जिसमें एक बैग में भारी मात्रा में कैश था। एनआईए अब ये जानने में जुटी है कि इस दौरान सचिन वजह से होटल में कौन मिला। उधर मनसुख हिरेन केस में 14 सिम कार्ड देने वाले एक शख्स को हिरासत में लेकर एटीएस पूछताछ कर रही है। इस शख्स को गुजरात से मुंबई लाया गया है। महाराष्ट्र एटीएस ने इस मामले में विनायक शिंदे और बुकी नरेश को रविवार को पकड़ा था। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख और पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने ट्वीट करके कहा कि परमवीर सिंह आरोप लगाकर जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आरोप नहीं, बल्कि असली मुद्दा कार में जिलेटिन की छड़ें मिलने और मनसुख हिरेन की हत्या का है। मुझे खुशी है कि एटीएस जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है।
वहीं परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका में परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि साल 2020 में आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला का तबादला भी इसलिए कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने गृह विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को पकड़ा था। परमबीर ने गृह मंत्री के खिलाफ लगाए आरोप की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। अनिल देशमुख ने परमबीर सिंह के उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि उनकी कभी फरवरी में वजह से मुलाकात हुई थी। नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक एडमिट था। होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। इससे पहले शरद पवार ने भी अनिल देशमुख का बचाव किया और कहा कि 5 से 15 फरवरी के बीच देशमुख अस्पताल में थे। आप कह रहे वो घर में थे, आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27। मेरे पास 15 फरवरी का सर्टिफिकेट। दिस इज अनिल देशमुख। आई एम गिविंग दिस। बीजेपी ने पवार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले पर वो अपनी ही बातों से पलट गए। शरद पवार जी ने स्वयं कहा था कि अनिल देशमुख जी के इस्तीफे के बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फैसला करेंगे। कुछ घंटे बीत जाने के बाद राष्ट्रवादी के नेता ने घुमजाव क्यों करा? उधर परमबीर सिंह के आरोपों पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने देशमुख के खिलाफ लगे आरोप को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांगा। मुख्यमंत्री को बने रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र का इतना लो पॉलिटिक्स कभी नहीं हुआ है। सरकार को खतरा नहीं है ऐसा वो कह रहे, पर सरकार से महाराष्ट्र को खतरा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम के धेमाजी, मजुली और उदलगुड़ी में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपनी रैलियों में उन्होंने बीजेपी की सर्बानंद सोनोवाल सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष को घेरा। जी न्यूज से बातचीत में अमित शाह ने कांग्रेस के बदरुद्दीन अजमल के साथ चुनावी मैदान में उतरने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो असम में फिर घुसपैठ होगी। पूरा असम इस अलायंस को ध्यान से देख रहा है कि असम में बदरुद्दीन को साथ में रखकर कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है कि हम फिर से घुसपैठ बढ़ाएंगे, हम फिर से आतंकवाद को बढ़ाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बेहाली और डिब्रूगढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि न तो उसकी नीयत साफ है और न ही नीति। कांग्रेस सिर्फ अटकाना, लटकाना और भटकाना जानती है। कांग्रेस पार्टी का काम है लटकाना, भटकाना, अटकाना, और भारतीय जनता पार्टी का काम है काम को करके देना। ये हमको समझना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना। असम में 27 मार्च को पहले दौर में 47 सीटों पर वोटिंग होगी। बीजेपी ने तमिलनाडु में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वीके सिंह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 50 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। राज्य में मछुआरों को 6000 सालाना मदद देने की बात की गई है। घोषणा पत्र में मंदिरों के लिए अलग ट्रस्ट बनाए जाने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में कृषि के लिए अलग से बजट का भी वादा है। उधर असम के लिए बीजेपी अपना संकल्प पत्र कल जारी करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल गुवाहाटी में संकल्प पत्र जारी करेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बंगाल में इस बार कांग्रेस लेफ्ट मोर्चा और आईएसएफ के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राज्य में कानून व्यवस्था बनाने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, 20,000 गरीब परिवारों को हर महीने 5,700 रुपए की मदद देने, कोरोना काल में नौकरी गंवाने वालों को 5,000 रुपए का भत्ता देने, किसानों को एमएसपी और खेती के लिए बिजली बिल में 20% छूट का वादा किया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी से जब राहुल गांधी के बंगाल दौरे के बारे में पूछा गया तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि वो आत्मनिर्भर हैं। आएंगे आएंगे आएंगे। कब दादा? 27 आएंगे बता देंगे। 27 तारीख का कब आएंगे बता देंगे। आपको अफसोस नहीं है कि आपके बड़े नेता नहीं? कोई अफसोस नहीं है, हम आत्मनिर्भर होते हैं। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर के चुनाव के लिए 30 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ G23 का हिस्सा माने जाने वाले मनीष तिवारी का नाम भी शामिल है। विपक्ष की आपत्तियों के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 आज लोकसभा से पास हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनसीटी संशोधन बिल को दिल्ली वालों के साथ धोखा कहा है।
आज लोकसभा में GNCTD संशोधन विधेयक पारित करके दिल्ली के लोगों का अपमान किया गया। विधेयक उन लोगों से शक्तियां छीनता है जिन्हें लोगों ने वोट दिया था। बीजेपी ने कहा कि नए बिल से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों का कंफ्यूजन खत्म होगा। हमने सिर्फ कंफ्यूजन दूर किया। जो 1991 कांग्रेस के समय जो बिल पास हुआ है वही है। हमने सिर्फ कंफ्यूजन जो था कि यार यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर शब्द का ज्यादा महत्व है कि इसका, उसको दूर कर दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो यूनियन टेरिटरी में उसको अधिकार है कि जहाँ मतभेद होगा वो महामहिम राष्ट्रपति के साथ भेज सकता है। नए बिल में दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट किया गया है। इसमें केंद्र और दिल्ली सरकार के अधिकारों का भी बंटवारा किया गया है। दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए हैं। दिल्ली में शराब पीने की न्यूनतम उम्र अब 21 साल होगी, पहले ये 25 साल थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार शराब की दुकानें नहीं चलाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी नई शराब की दुकान भी नहीं खोली जाएगी। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सारे फैक्टर्स को हटाया जा रहा है जिनकी वजह से दिल्ली में लिकर माफिया अपना अवैध कारोबार चलाने में कामयाब होता है, जिनकी वजह से चला पाता है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि शराब की दुकानों के लिए नए नियमों का ऐलान किया जाएगा। नकली शराब पर रोक के लिए दिल्ली में देश का पहला इंटरनेशनल चेकिंग लैब भी बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकियों को मार गिराया। शोपियां पुलिस को जानकारी मिली थी कि 4 आतंकी एक घर में छिपे थे। इसके बाद पुलिस, सुरक्षा बल और सेना ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को घेर कर सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों के जवाबी हमले में 4 आतंकी मारे गए। एनकाउंटर में एक जवान भी घायल हुआ है। आतंकवादी जहां छिपे थे वहां से 2 पिस्टल और कई हथियार मिले हैं। 3 अरेस्ट हुआ है, बाकी फील्ड में एक्टिव है। उनके पेरेंट्स से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि उनको वापस लाएं। इसके अलावा हम लोग करीब 7 ऐसे यूथ था जो कि ज्वाइन कर चुका था, उनको फैमिली के हम लोग हेल्प से वापस लाए हैं। इस साल अब तक 9 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें 19 आतंकी मारे गए हैं। आज जनता कर्फ्यू को 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन यानी 22 मार्च को पिछले वर्ष भारत में जनता कर्फ्यू लगा था और तब हमने दुनिया को ये बताया था कि जब संकल्प और साहस बड़ा होता है तब कोई भी विपदा, कोई भी संकट बड़ा नहीं रह जाता। जनता कर्फ्यू ने ही कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की एकता के सूत्र को भी स्पष्ट किया और हम बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हो पाए। जनता कर्फ्यू से एक दिन पहले यानी 21 मार्च 2020 को देश में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 396 थी। यानी मरीजों की संख्या तो कम थी, लेकिन डर बहुत ज्यादा था। हर कोई परेशान था और ये सोच रहा था कि वो जीवित रहेगा भी या नहीं। दुनिया भर में भारत को लेकर संशय की स्थिति थी और अमेरिका जैसे देशों का अनुमान था कि भारत इस संकट से बुरी तरह लड़खड़ा जाएगा और भारत में इस महामारी से करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। हालांकि भारत के लोग उस समय डरे हुए जरूर थे, लेकिन हारे नहीं थे। आप कह सकते हैं कि इस संघर्ष के लिए हमने सबसे पहले डर को डिलीट करना सीखा और इसकी शुरुआत जनता कर्फ्यू से हुई। हमने धैर्य को हथियार, एकता को अपनी ताकत और अनुशासन को अपना रास्ता बनाया और भारत दुनिया के लिए मिसाल बन गया। इससे पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत में इतना बड़ा कर्फ्यू लगेगा कि 135 करोड़ लोग अपने घरों में रहेंगे और सब कुछ बंद हो जाएगा। सोचिए, जिस देश के लिए यह कहा जाता है कि यहां लोग अनुशासित नहीं हैं और यहां नियमों का पालन कराना लोगों से लगभग नामुमकिन है, उस देश के लोगों ने खुद पर दुनिया का सबसे बड़ा कर्फ्यू लगाया और इसे कामयाब भी किया। आज जब देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर से बढ़ रही है, तब ये समझना भी जरूरी है कि भारत जनता कर्फ्यू के अपने अनुभव से क्या सीख सकता है और आज हम इसमें आपकी मदद करेंगे। इसके साथ ही आज हम हमारे देश की अद्भुत एकता शक्ति का भी विश्लेषण करेंगे, जो न सिर्फ हमारी ताकत है बल्कि हमारी संस्कृति भी है। इसके लिए सबसे पहले हम आपको 1 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। तब तारीख 19 मार्च थी और देश में डर और भय का माहौल था। एक कर लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे थे और लोगों के लिए यह समझना था कि वो कैसे इस महामारी का सामना करें। उस दिन 19 मार्च को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे ये घोषणा की थी कि देश में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू का ये विचार कई मायनों में अलग था, क्योंकि तब तक हम लोगों के लिए कर्फ्यू का मतलब था किसी शहर या जिले में
प्रशासन द्वारा लगाई गई सख्ती, जिसमें इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 144 का इस्तेमाल किया जाता है और क्षेत्र के डीएम या पुलिस कमिश्नर को सभी फैसले लेने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन इस कर्फ्यू में ऐसा नहीं था। ये कर्फ्यू जनता ने अपनी इच्छा से अपने लिए खुद पर लगाया था और इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी भी लोगों पर ही थी और बाहर निकलने के अधिकार भी लोगों के पास ही थे। उस समय देश ने अनुशासन दिखाया और जनता कर्फ्यू की ऐसी तस्वीरें दुनिया ने देखी जिसने सबको हैरान कर दिया। उस दिन सड़कें खाली थीं और लोग अपने घरों में थे। इस कर्फ्यू के दौरान देश ने शाम के 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली, थाली और घंटी बजाकर उन लोगों का भी आभार व्यक्त किया जो अपनी ड्यूटी पर थे। इन लोगों को कोरोना वॉरियर्स कहा गया। डॉक्टर्स, नर्सें, अस्पताल के दूसरे कर्मचारी, पुलिसकर्मी, पत्रकार और सफाई कर्मचारियों ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। लोगों ने अपने घर की बालकनी, खिड़की, दरवाजे पर खड़े होकर ताली, थाली और घंटी बजाई और इससे ही देश में एकता का शोर पैदा हुआ और ये एक अभियान बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील पर देश के 135 करोड़ लोग एक हो गए और इसी एकता ने यह तय किया कि भारत कैसे इस पूरी लड़ाई को लड़ेगा और कैसे चुनौतियों से निपटेगा। आज हम सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री के उस संबोधन के कुछ महत्वपूर्ण अंश सुनाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता, इसके अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करेंगे। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नेतृत्व करें। मेरे प्यारे देशवासियों, ये जनता कर्फ्यू एक प्रकार से हमारे लिए, भारत के लिए एक कसौटी की तरह होगा। ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत कितना तैयार है, ये देखने और परखने का भी समय है। रविवार को ही मैं आपसे एक और सहयोग चाहता हूं। साथियों, पिछले 2 महीनों से लाखों लोग अस्पतालों में, एयरपोर्ट पर, दफ्तरों में, शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं। आप सबको याद होगा, आप जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, करोड़ों लोग पूरी दुनिया में, आज के दिन को आप याद करके सोचिए कि आज हम सब लोग इस समय क्या कर रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये ऐलान किया था तो बहुत सारे लोग हैरान हो गए थे उस समय, क्योंकि ये देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा कदम उठाया गया था जिसमें लोगों से कहा गया था कि वो स्वेच्छा से इतना बड़ा एक तरीके से जनता कर्फ्यू इस देश में लगा दे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और आप सोचिए, कोई और अगर नेता होता तो इस तरह का ऐलान करने में 50 बार सोचता, और किसी भी नेता के लिए मुश्किल काम था, क्योंकि किसी भी नेता को शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपने ऊपर कि वो अगर ये ऐलान कर दें कि जनता कर्फ्यू जनता अपने ऊपर लगा लेगी, तो न जाने कितने लोग मानेंगे, कितने लोग नहीं मानेंगे। लेकिन
प्रधानमंत्री मोदी जैसा जो सशक्त नेता है उसका फायदा ये होता है कि उन्हें पूरा यकीन था कि वो एक बार आह्वान करेंगे इस देश के लोगों से, और देश के सारे लोगों ने उनकी इस बात को मान लिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि 135 करोड़ लोग, जिनको बहुत सारे लोग अनुशासनहीन कहते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के कहते हैं, अलग अलग जाति, धर्म, अलग अलग राज्य, वो सब एकजुट हो गए। हालांकि ये अलग बात है, आप जानते होंगे उस समय कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़ा मजाक भी उड़ाया था उस समय की तस्वीरों को लेकर, और आज भी आप सोशल मीडिया पर देखिए तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन ये मजाक की बात नहीं है। संकट के समय में एक छोटी सी चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और भारत ने उस समय यही किया था। भारत ने पूरी दुनिया को उस समय यह बताया था कि कैसे भारत के जो लोग हैं वो एक साथ एक जगह हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं। और आप सोचिए, इसको अगर आप दूसरी दुनिया में भी लेकर जाएं तो हमारे देश ने पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी पश्चिमी देश की टेम्पलेट को, पश्चिमी देश के किसी फॉर्मूले को उन्होंने फॉलो नहीं किया, और हमने कोरोना वायरस से कैसे निपटना है हमने अपना फॉर्मूला बनाया, और हमने ये सीखने की कोशिश की कि हमारे देश की अपनी कल्चर क्या है, हमारे देश की अपने पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उन सब के हिसाब से हमने अपना एक नया सॉल्यूशन निकाला। और ये ऐसा समय था जब बहुत डर का माहौल था, लोग डरे हुए थे, पूरी दुनिया के लोग डरे हुए थे। और आज मैं जब दुबई में आपके साथ खड़ा हुआ हूं, पिछले साल मार्च के महीने में भी मैं यहां दुबई में ही था, ये बड़ी दिलचस्प बात है, और मैं आपको यहां बता सकता हूं यहां लोग बहुत डरे हुए थे, ऐसे ही भारत में भी था, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। इसलिए किसी भी देश के लिए पहली बात जो अपने देश के लोगों के लिए करनी थी वो ये कि उनके मन से डर को निकालना है, उन्हें डिप्रेशन से निकालना है। और हमारे देश में, आप तो जानते हैं हमारे देश में हमारे संस्कार ऐसे हैं कि मुसीबत के समय में एकजुट होना जरूरी था। तो इसे हमने एक, आप समझिए कि एक उत्सव की तरह बना दिया। सारे लोग एक साथ आए, सबने किसी ने घंटी बजाई, किसी ने ताली बजाई, किसी ने थाली बजाई, और उस दिन शाम को आपको कोई भी व्यक्ति डरा हुआ दिखाई नहीं दिया, डिप्रेशन में दिखाई नहीं दिया, इस डर में नहीं दिखाई दिया कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। और सब लोगों ने एकजुटता के साथ ये काम किया, जिससे कि हमारे देश का जो मनोबल है लोगों का वो बहुत बड़ा। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद होगा दुनिया भर की जब सेनाएं अपना मनोबल ऊंचा करना चाहती हैं तो वो भी इस तरह की एक्सरसाइज करती हैं। अगर आप खेलों की दुनिया में जाएंगे तो वो भी इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि थाली बजाने से क्या होगा, क्या थाली बजाने से कोरोना वायरस चला जाएगा? लेकिन आज उन्हें यह सोचना चाहिए कि मैं आज उनको एक एग्जाम्पल देता हूं। जब हमारी क्रिकेट टीम एक जमाने में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, न्यूजीलैंड के दौरे पर हमारी क्रिकेट टीम थी और वहां से हमारे खिलाड़ियों ने बंजी जंपिंग की थी। इसी तरीके से हमारे जो क्रिकेटर्स थे एक जमाने में उनको बूट कैंप्स में ले जाया जाता था। अब कोई ये कहेगा कि बूट कैंप्स में जाने से या बंजी जंपिंग करने से या इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने से क्या कोई टीम जीत सकती है? टीम जीतती तो अपने खेल से है, लेकिन मनोबल भी बहुत मजबूत होने की जरूरत होती है, और इसलिए ये सब काम किए गए उस समय। आज हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है ताकि एक साल पहले आप सब ने मिलकर कैसे इतिहास रचा था और फिर बाद में दुनिया भर के देशों ने उसे फॉलो किया और अपने अपने देशों में भी उसको लागू करवाया। आप उदाहरण के तौर पर देखिए कि ब्रिटेन में भी उसके बाद यही किया गया अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो आज हमने एक बहुत खास रिपोर्ट आपके लिए बनाई है, आप वो देखिए। जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाएं, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक
जनता कर्फ्यू का पालन करना है। लाखों लोग अस्पतालों में, एयरपोर्ट पर, दफ्तरों में, शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं। ये लोग अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। तो याद है ना आपको ये तस्वीरें, और दरअसल यही जनता कर्फ्यू है जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। संकट के समय में एक छोटी सी भी चीज महत्वपूर्ण होती है और भारत ने इसका पूरा ध्यान रखा, और इसके साथ ही हमने लक्ष्मण रेखा का महत्व भी समझा। ये रेखा भी हमने खुद ही खींची थी, यानी जनता कर्फ्यू की सफलता ने तय किया कि भारत आने वाले दिनों में चुनौतियों से कैसे निपटेगा। आज जब हम आपको ये सब बातें बता रहे हैं तो शायद आपको ये सब सामान्य लग रहा होगा, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था और इसकी कई वजह थी। भारत में उस समय सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 16,000 वेंटिलेटर्स उपलब्ध थे और परिस्थितियों को देखते हुए करीब 70,000 वेंटिलेटर्स की कमी थी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि उस समय देश में 84,000 लोगों पर सिर्फ एक आइसोलेशन बेड था, जबकि 36,000 लोगों पर एक क्वारंटीन बेड था। यानी स्थिति अच्छी नहीं थी और लोग डरे हुए थे। हालांकि आज जब देश अनलॉक हो चुका है तब इसकी कई वजह हैं। आज सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की जो संख्या है वो 16,000 से बढ़कर लगभग 36,000 हो गई है। इसके अलावा तब देश में वेंटिलेटर बनाने वाली सिर्फ 8 कंपनियां थी, जिनकी संख्या अब 17 हो गई है, और इन कंपनियों की सालाना उत्पादन क्षमता 3,96,260 वेंटिलेटर्स है। इसके अलावा पिछले साल की तुलना में कोरोना वायरस की जांच के लिए लेबोरेटरी की संख्या भी 1 से बढ़कर 2,300 हो गई है। इसके अलावा उस समय भारत में पीपीई किट भी नहीं बनती थी, लेकिन आज भारत पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। कहते हैं कि हम उतने ही मजबूत होते हैं जितने हम एकजुट होते हैं। अंग्रेजों की गुलामी से भी हमें तभी आजादी मिली जब हम एकजुट हुए, और इसी एकजुटता वाली संस्कृति का परिचय हमने जनता कर्फ्यू के दौरान दिया। जनता कर्फ्यू के 5 बड़े असर थे। पहला असर यह था कि इसने देश के लोगों को पैनिक के माहौल से बाहर निकाला। दूसरा ये कि जब कोरोना वॉरियर्स का ताली और थाली बजाकर आभार व्यक्त किया गया तो देश में उत्सव जैसा माहौल बन गया, और इसी माहौल ने हमें नेगेटिविटी से भी बाहर निकाला। हालांकि तब हमारा मजाक भी बनाने की कोशिश हुई, लेकिन इसके बावजूद हम रुके नहीं, हम थमे नहीं। तीसरा ये कि हेल्थ वर्कर्स को हमने नेशनल हीरो बना दिया, और तब लोग अपने घरों से डॉक्टरों पर फूलों की वर्षा भी करते थे। और चौथा असर यह हुआ कि भारत ने इस संकट से निपटने के लिए बेहद अद्भुत तरीका अपनाया और लोगों को जागरूक किया कि वो कोरोना वायरस से बचने के लिए नियमों का पालन करें और अनुशासित रहें।
और पांचवा असर ये कि जनता कर्फ्यू की वजह से ही भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन लागू करना आसान हुआ, जिसके बाद ब्रिटेन और दूसरे पश्चिमी देशों ने भी हमारे ही तरीकों को अपनाया। आज जब जनता कर्फ्यू को 1 साल पूरा हो गया है, तब ये समझना भी जरूरी है कि मौजूदा परिस्थितियों में हम अपने अनुभव से क्या सीख सकते हैं। पहला है अनुशासन। आज देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और पिछले 24 घंटे में लगभग 47,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया गया था तब देश में कुल मिलाकर 396 मरीज ही थे। ऐसे में जनता कर्फ्यू के दौरान आपने जो अनुशासन दिखाया उसकी देश को एक बार फिर से जरूरत है। अगर आप बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें, मास्क और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करें, तो ये अनुशासन कोरोना वायरस के कमबैक को असफल कर सकता है। दूसरा है गंभीरता। पिछले साल लोगों में काफी डर था। हालांकि जनता कर्फ्यू और बाद में लॉकडाउन के दौरान लोगों ने इस महामारी को लेकर गंभीरता दिखाई और अपना और अपनों का ख्याल रखा। इसी गंभीरता की जरूरत देश को एक बार फिर से है। हमारी आपसे यही अपील है कि आप कोरोना वायरस को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। तीसरा पॉइंट है ईमानदारी। अगर आप किसी कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आते हैं तो आपको देश के प्रति ईमानदार रहते हुए कहीं बाहर यात्रा नहीं करनी है और सरकारी दिशा निर्देशों का भी आपको पालन करना है, जैसे जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान आपने किया था। यानी इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में अगर आप अनुशासन, गंभीरता, ईमानदारी को अपना हथियार बना लें तो इससे बड़ी कोई दूसरी सामाजिक वैक्सीन नहीं हो सकती और इससे आप कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि आप देश में कोरोना वायरस की एक नहीं 2 वैक्सीन आ चुकी हैं और इसलिए अपना नंबर आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही इस महामारी के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। तो जनता कर्फ्यू ने भारत को और क्या क्या सिखाया, इसका विश्लेषण अब करेंगे सुधीर चौधरी दुबई से। मेहमान साहब, मैं तो यहां से यही कह सकता हूं कि पिछले साल मार्च के महीने में हम सब, जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, हम सब एक अलग तरह के इंसान हुआ करते थे। हमारी सोच बिल्कुल अलग थी। हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जीवन जीने का जो स्टाइल है, वो बिल्कुल अलग हुआ करता था और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए इस महामारी ने हमें सबको हमेशा के लिए बदल दिया है और हमें ये सिखाया है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये जानते तो हम पहले से थे कि इस दुनिया में कुछ स्थायी नहीं है, जीवन स्थायी नहीं है, सबको एक दिन जाना ही है। लेकिन इस 1 साल ने हमें जो कुछ सिखाया है वो शायद एक ऐसा हमारे लिए लेसन है जो कि प्रकृति ने हमें सिखाया और एक, जैसे कहते हैं ना कि स्कूल में क्लासरूम से बाहर ले जाकर आपको प्रैक्टिकल करके सिखाया, तो हम सब अब बिल्कुल बदल चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से हम किसी भी इस तरह के बड़े बदलाव के लिए पहले के मुकाबले ज़्यादा तैयार हैं। हमने अपने जीवन में कितनी जल्दी बदलाव किए हैं। अपने जीवन में वर्क फ्रॉम होम जैसे कॉन्सेप्ट्स हम ले आए हैं। पूरी दुनिया आज टेक्नोलॉजी के आधार पर चल रही है। इस समय मैं और आप दोनों एक साथ बात कर रहे हैं। मैं दुबई में हूँ, आप दिल्ली में हैं। ये सब अब पूरी दुनिया ने टेक्नोलॉजी को जिस तेजी से अपनाया है, अगर कोरोना वायरस नहीं आया होता तो शायद इसमें और कई वर्ष लग जाते। लेकिन एक बात अब हमें सीखने वाली है, वो ये कि आप तो जानते हैं हमारे देश के लोगों की जो याददाश्त है वो बड़ी कमजोर होती है। 1 साल में लोग इस मुसीबत में आए, घबराए भी, उसके बाद लड़े भी, लेकिन अब धीरे धीरे सब भूलते जा रहे हैं। लापरवाहियां फिर से वापस आ रही हैं, अनुशासन वापस जा रहा है। मैं कल दिल्ली से दुबई आया और मैं आपको अपना एक अनुभव बता सकता हूं। यहां एयरपोर्ट पर हर एक पैसेंजर को उसका कोविड टेस्ट होना अनिवार्य है। तो मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूं। हम एयरपोर्ट पर जब हम सब ने लैंड किया यहां, उसके बाद हमारा कोविड टेस्ट हुआ और बहुत आराम से हुआ। उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर उन्होंने वहां नोट किया और कहा कि आपकी जो कोविड रिपोर्ट है वो आपके फ़ोन नंबर पर आ जाएगी। और फिर ये भी कहा कि जब तक आपकी कोविड रिपोर्ट आपको नहीं सौंप दी जाती, तब तक आप जहां भी रुके हैं, जिस भी होटल में हैं या जहां पर भी आप जा रहे हैं, वहां से आप बाहर नहीं जाएंगे। एक बार अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, उसके बाद ही आप यहां से बाहर जा सकते हैं। दूसरा मैंने यहां देखा, अगर आप बिना मास्क के बाहर निकलते हैं तो तुरंत
यहाँ पर जुर्माना लगता है, यहाँ पर फाइन है और अच्छा फाइन है। 3000 दिरहम का फाइन है यहाँ पर अगर आपने मास्क नहीं लगाया है। आज मैं एक टैक्सी से जा रहा था और टैक्सी वाले ने सबसे पहली जो बात मुझे कही वो ये कहा कि सर मास्क मत उतारिएगा, मास्क पहने रखिएगा क्योंकि यहाँ आपका फाइन हो जाएगा। और तो मैंने देखा कि एक डिसिप्लिन यहाँ पर काफी अच्छा है और हमारे देश में जरूर लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन यहां पर दुबई में इसे लेकर कोई लापरवाही नहीं है। इसलिए इस समय हम अब फेज 2 में जा रहे हैं, इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है। लापरवाही को अभी हमें थोड़े दिन और छोड़ देना चाहिए। तो यहां से मैं आपको ये बता सकता हूं कि बाकी की जो दुनिया है वो उसने जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है अब धीरे धीरे उन्होंने अपना लिया है। और यहाँ तो दुबई में तो बाकी लोगों को भी वैक्सीन लग रही है। हमारे यहाँ तो अभी सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए खोला गया है और कोरोना वॉरियर्स के लिए, लेकिन यहाँ पर बाकी लोगों को भी वैक्सीन धीरे धीरे लगाई जा रही है। तो धीरे धीरे पूरा पॉपुलेशन जो है यहाँ का वो कवर हो रहा है। मीमांसा जी, और जिस तरह से वहां पर गाइडलाइंस का सब लोग पालन कर रहे हैं और जिस अनुशासन की बात आप कर रहे हैं वो अनुशासन यहां पर हमें पहले देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो लापरवाही दिखाई दे रही है उसी का असर हो रहा है कि यहां पर संक्रमण अब फैल रहा है। और इसे रोकने अगर है तो ये भी हमारे हाथों में ही है कि हम अनुशासन का परिचय एक बार फिर से दें। अब हम आपको बिहार लेकर चलेंगे। आज बिहार अपना जन्मदिन मना रहा है और उसने अपने 109 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज के दिन 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार अलग राज्य बना था। हालांकि इसके बाद बिहार का 2 बार विभाजन हुआ। वर्ष 1935 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा अलग राज्य बना और फिर वर्ष 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। लेकिन अब सोचिए बिहार आज कहां खड़ा है। इसका वैभवशाली इतिहास इसकी सबसे बड़ी पूंजी तो है, लेकिन इसका पिछड़ापन इस इतिहास पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सबसे पहले आपको बिहार के इतिहास के बारे में बताते हैं। भगवान बुद्ध को बिहार के गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बौद्ध धर्म की शुरुआत भी बिहार की धरती से ही हुई। यही नहीं, जैन धर्म के भगवान महावीर का जन्म भी बिहार के वैशाली में हुआ था और नालंदा के पावापुरी में उन्हें मोक्ष हासिल हुआ। सिर्फ बौद्ध और जैन ही नहीं बल्कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार के पटना साहिब में हुआ था। इसी बिहार की धरती पर सीता जी का भी जन्म हुआ। बिहार के सीतामढ़ी में आज भी सीता जी का जन्म स्थान है, जहां एक भव्य मंदिर है। देश का सबसे पुराना हिंदू मंदिर मां मुंडेश्वरी भी बिहार के कैमूर में है। कहा जाता है कि इसी जगह पर मां दुर्गा ने शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड का वध किया था। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का जन्म स्थान बिहार का पाटलिपुत्र यानी आज का पटना ही माना जाता है। बिहार को वाल्मीकि आश्रम के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने इसी आश्रम में अपना कुछ समय बिताया था। उनके नाम पर ही इस जगह का नाम भी वाल्मीकि नगर पड़ा था और आज ये बिहार के पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है। आज योग के लिए भले ही हरिद्वार का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन विश्व को पहली योग यूनिवर्सिटी देने का गौरव भी बिहार के पास ही है। बिहार के मुंगेर जिले में वर्ष 1964 में सत्यानंद सरस्वती ने योग विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यही नहीं, दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ बिहार ने ही पढ़ाया। बिहार के वैशाली में पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ। तकरीबन 2600 साल पहले लिच्छवियों ने इसकी स्थापना की। वैशाली गणराज्य में राजा का चुनाव होता था, जिसे गणराजा कहा जाता था। इसी तरह वैशाली से ही भारत का दूसरा शहरीकरण शुरू हुआ था। यानी जिस बिहार ने भारत को शहरों में बदलना सिखाया, आज भी उस बिहार की 88% आबादी गांव में रहती है। बिहार अर्थशास्त्र की रचना करने वाले चाणक्य की भूमि है। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक सम्राट ने भारत के अलग अलग साम्राज्यों को जोड़कर एक किया और अखंड भारत पर राज किया। और चाणक्य की वजह से ही पाटलिपुत्र से मगध साम्राज्य मजबूत हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मभूमि भले ही गुजरात हो, लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार रही। एक किसान के बुलावे पर महात्मा गांधी 1916 में चंपारण पहुंचे और 1917 में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसी तरह जयप्रकाश नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ, लेकिन उनकी कर्मभूमि भी बिहार ही रही। पटना के गांधी मैदान से जेपी आंदोलन ने जो लहर पैदा की, उसने तत्कालीन इंदिरा सरकार को हिलाकर रख दिया था और उसी आंदोलन से आज कई नेता निकले हैं।
इसी बिहार की धरती पर रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, बाण भट्ट और विद्यापति जैसे कवि हुए। ये वो सुनहरे पन्ने हैं जिस पर बिहार गर्व करता है। लेकिन बिहार की एक तस्वीर ऐसी है जिसे देखकर बिहार बीमार लगता है। सोचिए, आज बिहार को किन बातों के लिए जाना जाता है? खस्ता हाल सड़कें, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, खराब शिक्षा प्रणाली और अपराध। ये सब चीजें आज बिहार की पहचान बन गई है। सोचिए, क्या आज अपने बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उन्हें बिहार भेजना पसंद करेंगे? इसका जवाब शायद नहीं में होगा। और ऐसा क्यों है, इसे हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताते हैं। बिहार में शिक्षा का हाल बहुत बुरा है। पूरे देश की साक्षरता दर 74% है, लेकिन बिहार में यह सिर्फ 63% है। देश भर में 23 बच्चों पर एक प्राइमरी टीचर है, लेकिन बिहार में 36 बच्चों पर एक प्राइमरी टीचर। इसी तरह पूरे देश में प्राइमरी क्लास में 17 बच्चों पर एक टीचर है, जबकि बिहार में 24 बच्चों पर एक टीचर है। बिहार में 18 से 23 साल के बीच के सिर्फ 15% स्टूडेंट्स ही हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, जबकि देश में ये औसतन 25% है। 2014-15 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सरकार एक बच्चे की शिक्षा पर साल में सिर्फ 5,000 रुपए खर्च करती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 40,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। इन आंकड़ों के बाद हम आपसे एक बार फिर से यह पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियों में आप अपने बच्चों को बिहार में पढ़ने के लिए भेजना पसंद करेंगे? यानी जो बिहार हर साल सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस और इंजीनियर देश को देता है, वहां की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में नजर आती है। सदियों पहले बिहार में विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार की पहचान हुआ करती थी। अगर आज ये उस रूप में होती तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की श्रेणी में आ सकती थी। लेकिन सरकारों की अनदेखी ने ऐसा होने नहीं दिया। बिहार का सांस्कृतिक वैभव छीनने के लिए हजारों षड्यंत्र हुए, हालांकि इसके बावजूद कोई भी इसे मिटा नहीं पाया। बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के प्रसार को रोकना चाहता था। उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी में इतनी किताबें थीं कि ये आग 3 महीने तक धधकती रही थी, और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 शिक्षक थे, जो यहां पढ़ने के लिए भारत के साथ साथ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया और तुर्की से आते थे। हालांकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बदनामी की और भी कई तस्वीरें हैं। टॉपर घोटाला आपको जरूर याद होगा। 31 मई 2016 को पैसों के दम पर एक लड़की को 10वीं का स्टेट टॉपर घोषित कर दिया गया था। बिहार में 27 इंजीनियरिंग कॉलेज, एक आईआईटी, एक एनआईटी और 5 मेडिकल कॉलेज हैं। फिर भी लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा, जयपुर, चंडीगढ़ या दूसरे स्टेट में ही भेजते हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है इन कॉलेजों से उठता भरोसा। यानी मान लिया गया है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम खोखला हो चुका है और अच्छे से अच्छा संस्थान भी यहां किसी काम का नहीं रहता। यह सिर्फ सोच का फर्क है। बिहार में पलायन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग घर छोड़कर दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय जहां 1,35,000 है, तो बिहार में यह सिर्फ 43,822 रुपए है। यानी बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। देश में 31% आबादी शहरों में रहती है, लेकिन बिहार की सिर्फ 11% आबादी शहरों में है। यानी बिहार के 89% लोग आज भी गांवों में रहते हैं और 76% आबादी खेती करके गुजारा करती है। और अब हम एक बार फिर से आपको दुबई लेकर चलते हैं सुधीर चौधरी के पास। और सुधीर जी, आपका भी इतना लंबा अनुभव रहा है और बिहार जिसका इतना वैभवशाली इतिहास रहा है, ये विकास की दौड़ में इतना पीछे क्यों है? जी, तो यहां से जब आप भारत से बाहर से बैठकर जब आप बिहार को देखते हैं तो कई बार तस्वीर बड़ी कंफ्यूजिंग होती है और तस्वीर समझ में नहीं आती कि ये तस्वीर बिहार के वैभवशाली इतिहास पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगाती है। बिहार के अस्पतालों में जाने से पहले लोग भगवान को याद करते हैं। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में भी मरीजों को कई बार इलाज नहीं मिल पाता।
और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलने में महीनों लग जाते हैं। बिहार के ज़्यादातर लोगों की इतनी कमाई भी नहीं कि वो प्राइवेट डॉक्टर से या प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने का खर्च उठा सकें। और ये हम स्पष्ट कर दें, ये आज हम बिहार के लोगों को कोई नीचा दिखाने के लिए नहीं बात कर रहे हैं। जो बिहार में लोग रहते हैं वो हमारी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि बिहार में उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। बिहार में 29,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, 8,645 लोगों पर अस्पताल का एक बेड उपलब्ध है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा कहता है कि 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में 10,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में 19,000 लोगों पर एक डॉक्टर है और पूरे देश में 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। अगर इसमें पटना को माइनस कर दें तो तस्वीर और भी खराब हो जाती है। हमारे देश में जहां प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य का खर्च 1,122 रुपए है, बिहार में यह सिर्फ 491 रुपए है। बिहार में परमानेंट डॉक्टर के कुल 6,261 पद हैं, जिनमें से लगभग 2,500 खाली पड़े हैं। बिहार में ठेके पर रखे जाने वाले डॉक्टर, कॉन्ट्रैक्ट्स पर जिनको रखते हैं, उनके कुल 2,314 पद हैं और फिलहाल 531 डॉक्टर वहां पर सिर्फ काम कर रहे हैं। यानी बिहार में जरूरत से आधे डॉक्टर ही मौजूद हैं। तो इस तरह अगर आप देखेंगे बिहार में तो आपको ये नजर आएगा कि बिहार में अगर आप देखें, हर साल सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर, सबसे ज्यादा IPS, सबसे ज्यादा इंजीनियर बिहार से निकलते हैं। लेकिन तो भी बिहार के लोग कोचिंग दिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को बिहार में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भेजते हैं। ऐसा क्यों है? जबकि बिहार, जैसा हम आपको बता रहे थे, ये नालंदा की भूमि है। बिहार, आप सोचिए, बिहार चंद्रशेखर आजाद की भूमि है। यहाँ पर ये मौर्याज की भूमि है, गुप्त की जो मौर्यन एम्पायर है उनकी भूमि है, सम्राट अशोक की भूमि है। तो बिहार में ऐसी क्या कमी रह गई कि बिहार वैसा नहीं बन पाया जैसे कि बाकी जगह बन पाए। मैं यहाँ दुबई में बैठा हूँ। आप सोचिए, दुबई रेगिस्तान में बसाया हुआ एक शहर है जहां आज सब कुछ है। वाकई में इसे अगर आप कह सकते हैं, ये वाकई में एक दुनिया का कॉस्मोपॉलिटन शहर है। और रेगिस्तान के अंदर अगर इतना बड़ा फाइनेंशियल हब बन सकता है, रेगिस्तान में इतना बड़ा बिजनेस हब बन सकता है, दुबई में आज अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको ऐसा लगेगा कि आप दुनिया के वाकई में किसी बहुत बड़े शहर में आ गए हैं, जो कि एक ग्लोबल सिटी की तरह दिखता है। तो जब एक रेगिस्तान में इस तरह का शहर बसाया जा सकता है तो फिर बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता था? ये आज बिहार के लोगों को पूछना चाहिए, अपने आप से भी और अपने देश के, अपने राज्य के नेताओं से भी, कि दुनिया में सब कुछ चमत्कार हमने होते हुए देखे हैं। एक चमत्कार तो यही है जहां मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या बिहार में कभी वो दिन आ सकता है जब लोग दिल्ली, मुंबई या बाकी जगहों से छोड़कर वापस बिहार लौट जाएं? असल में बिहार के लोगों के पलायन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है वहां नौकरी का नहीं होना और लोगों को सही मजदूरी ना मिलना। दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, रोजगार आज उतने नहीं है। देश में सड़क निर्माण में प्रति व्यक्ति खर्च का आंकड़ा 118 रुपए है, लेकिन बिहार में सिर्फ 44 रुपए है। इसलिए आज जहां हम बिहार के लोगों को आज बधाई देना चाहते हैं बिहार के लिए, और बिहार के लोगों को बधाई देना चाहते हैं इस देश में उनके योगदान के लिए, लेकिन साथ ही एक सवाल भी पूछना चाहते हैं कि जिस राज्य का इतना ग्लोरियस पास्ट रहा हो हमारे इतिहास में, जहां जो शिक्षा का केंद्र रहा हो, जो धर्म का केंद्र रहा हो, जैसा कि मीमांसा ने अभी आपको बताया, जहां पर महात्मा बुद्धा ने ज्ञान प्राप्ति की हो, जहां पर जो गुरु गोविंद सिंह की भूमि रही हो, जहां पर खुदीराम बोस और चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारी रहे हों, वहां पर आज तक इतना विकास क्यों नहीं हो पाया? ये आज एक बड़ा सवाल है और ये सवाल हमारे देश के लोगों को और खासतौर पर बिहार के लोगों को भी अपने देश के नेताओं से जरूर पूछना चाहिए। मीमांसा जी बिल्कुल सुधीर, जहां आप इस वक्त खड़े हैं और आपके पीछे जो चकाचौंध इस वक्त नजर आ रही है, और आपने कहा कि ये तो बिल्कुल चमत्कार है जहां पर आप हैं, और किस तरह से रेगिस्तान में एक इतना ज्यादा एक डेवलपमेंट जिस तरह से हुआ है। लेकिन दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं वो बिल्कुल इसके विपरीत है, जहां पर हम देख रहे हैं कि विकास की दौड़ में कहीं ज्यादा पीछे है। और कुछ और आंकड़े भी हम बता देते हैं दर्शकों को कि पूरे देश में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति जो औसत खर्च है वो वहां पर मात्र 200 रुपए का
है। बिहार में ये और भी घट जाता है, ये 105 रुपए के आसपास है। करीब 6 महीने पहले ही बिहार चुनाव खत्म हुआ, जिसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। किसी ने 20 लाख, किसी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया, लेकिन बिहार में नौकरी है कहां? कभी बिहार हैंडलूम का हब हुआ करता था। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता था, जहां 10,000 से ज्यादा हैंडलूम और पावरलूम चलते थे। इनमें से 90% से ज्यादा अब बंद हो चुके हैं। बेगूसराय में खाद कारखाना हुआ करता था, अब ये कारखाना बंद पड़ा है। रोहतास का डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता था, अब वो भी बंद पड़ा है। मुंगेर में 39 में से सिर्फ 9 बंदूक की फैक्ट्री बची है। सीमांचल के इलाके में जूट मिल हुआ करती थी, वर्षों पहले बंद हो चुकी है। गोपालगंज, सिवान, छपरा जैसे इलाकों में ज्यादातर चीनी मिल बंद हो चुकी है। बिहार की 60% आबादी युवा है, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे ये पता ही नहीं होता कि नौकरी कहां और कैसे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। और इसीलिए वो बिहार छोड़कर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की तरफ भागता है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 50 लाख लोग, जी हां ठीक सुन रहे हैं आप, 50 लाख लोग पलायन करके मजदूर बन चुके हैं। बिहार के 7 जिलों के 58% लोग माइग्रेंट वर्कर बन चुके हैं। बिहार को लोग आज भी उसकी बेरोजगारी, पलायन, गरीबी और खराब सड़कों की वजह से ही जानते हैं। यहां की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत 2019 में लोगों ने देखी, जब मुजफ्फरपुर में एंसेफेलाइटिस से बच्चे दम तोड़ रहे थे। कोरोना में सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रहा था। बिहार भले ही ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध हो, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बिहार आज देश में सबसे पिछड़ा हुआ है और अपराध के लिए भी बदनाम हो चुका है। बिहार क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 2020 में 2400 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई और 1100 से ज्यादा रेप के मामले सामने आए। इसके बाद भी बिहार का एक एक इंसान अपनी मेहनत से अपनी जगह और अपनी पहचान बना रहा है। अभी हाल ही में राजगीर में देश का दूसरा ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हुआ, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। आज हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बिहार दिवस मनाना भी जरूरी है, लेकिन बिहार के विकास के लिए दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और अब यहां पर हम 3 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, और वो ये कि कल्पना कीजिए अगर आपके पास एक ही गिलास पानी बचेगा तो आप वो पानी किसे पिलाएंगे? अपनी पत्नी और बच्चों को वो पानी देंगे, अपने माता पिता की प्यास बुझाएंगे, या इस पानी से आप अपनी जान बचाएंगे? इस सवाल पर आप अभी सोचिए। ब्रेक के बाद हम आपको इसके बारे में बताएंगे। Good evening and welcome to Z News Bulletin. The lead stories today are: महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना अलायंस द्वारा सरकार बनाने का दावा, गुजरात में केशुभाई पटेल नए चीफ मिनिस्टर होंगे, उड़ीसा में कांग्रेस की जीत और पाकिस्तान में सरकार का MQM लीडर अल्ताफ हुसैन से बातचीत और माफी देने से इनकार। महाराष्ट्र से मिले इलेक्शन रिजल्ट्स में किसी एक पार्टी को क्लियर कट मैंडेट नहीं मिला है। राज्य की कुल 288 सीट्स में से बीजेपी शिवसेना अलायंस को 137 सीट्स मिली हैं। कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनावों में 141 सीट्स मिली थीं। रेबल्स और इंडिपेंडेंट्स का नंबर 70 पर पहुंच गया है। हालांकि शरद पवार ने पार्टी की हार के बाद आज चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे दिया। ठाकरे ने घोषणा की कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सीनियर लीडर गोपीनाथ मुंडे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे। वैजयंती कुलकर्णी रिपोर्टिंग फ्रॉम बॉम्बे फॉर जी न्यूज।
गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी ने 122 सीट जीतकर 2/3 मेजोरिटी हासिल की है। अब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री पद के लिए दोपहर 12:39 को शपथ लेंगे। केशुभाई गुजरात के नेता पहले बने हैं, मुख्यमंत्री तो इत्तेफाक से इस बार चुनाव में जनता बना रही है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द न्यूज रूम। फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर, गुड नाइट। पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस के एक वर्कर नैना साहनी की जिस तरह से हत्या की गई और बाद में उनकी लाश को जलाने की कोशिश की गई, इससे लोगों का दिल दहल उठा है। एक युवती की अधजली लाश ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। 27-28 साल की इस युवती के हाथ पैर कटे हुए थे और उसकी लाश को देर रात तंदूर में डालकर जलाया जा रहा था। तफ्तीश के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि ये लाश नैना साहनी की ही है। बेंगलौर से सुशील को दिल्ली लाया गया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 12 जुलाई को उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मेरे साथ में जो भी इन्वॉल्व किए गए हैं, जयप्रकाश, राम प्रकाश, केशव, ये सब इनोसेंट है। और इवन डीके राव से भी डीके राव इज नॉट आल्सो वेल नोन टू मी। मगर इस बर्बर हत्याकांड के बाद पॉलिटिक्स पर छाए सेक्स, पैसे और गुंडागर्दी के दुष्चक्र के खिलाफ यदि जंग शुरू हो सकी तो शायद नैना साहनी की आत्मा को कुछ शांति जरूर मिलेगी। इंडियन कैपिटल दिल्ली के पास परसों हुए प्लेन कोलिजन में मरने वाले 349 लोगों में से अब तक 317 बॉडीज को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। चरखी दादरी में मौजूद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सुधीर चौधरी की रिपोर्ट। कल शाम से ही इस एरिया में मास फ्यूनरल के लिए एक तरफ चिताएं सजाने का काम किया जा रहा था तो दूसरी तरफ कब्रें खोदने का। आज शाम कुल 91 लाशों का अंतिम संस्कार किया गया। 78 मुस्लिम्स और 3 क्रिश्चियंस को दफनाकर और 10 हिंदूज को जलाकर उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। क्रैश साइट से मिली ज्यादातर बॉडीज अभी भी चरखी दादरी के सिविल हॉस्पिटल में पड़ी हैं। लखनऊ से आए मुशीर ने अपने बड़े भाई और जवान भतीजे की लाशों को शरीर के निशान देखकर पहचाना। हमने उसी को हाथ लगाया। आज हम आपको पानी की कहानी के बारे में बताना चाहते हैं। आज वर्ल्ड वाटर डे है और पूरी दुनिया में पानी बचाने के लिए आज कई तरह के कार्यक्रम और सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन आज जो बात हम आपको बताएंगे वो बातें आपको इन कार्यक्रमों और सेमिनार में सुनने और देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ पानी की बर्बादी के आंकड़े नहीं बताएंगे, हम आपको पानी की कहानी के बारे में बताएंगे जिसे दुनिया भूल चुकी है। और इस विश्लेषण की शुरुआत हम अमेरिका से आए एक वीडियो से करना चाहते हैं। इस वीडियो में आप एक गिलहरी को पानी के लिए परेशान होते हुए देख सकते हैं। असल में ये गिलहरी काफी प्यासी थी और जब वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति की इस पर नजर पड़ी तो उसने इसकी मदद की। उसने बोतल बंद पानी से इस गिलहरी की प्यास बुझाने की कोशिश की और जब उसने गिलहरी के मुंह पर पानी की बोतल लगाई तो वो बिना रुके पानी पीने लगी। ये देखिए तस्वीर। इससे वहां मौजूद लोग काफी हैरान हुए क्योंकि ये गिलहरी काफी प्यासी थी। इस गिलहरी की तो इस व्यक्ति ने प्यास बुझा दी, लेकिन सोचिए जिस तरह दुनिया भर में पानी का भयानक संकट जन्म ले रहा है, ऐसी परिस्थितियों में इंसानों की प्यास बुझाने के लिए कौन मदद करेगा। एक बार कल्पना करके देखिए कि अगर आज से 10 वर्षों के बाद कोई इंसान इस गिलहरी की जगह होगा तो उसकी प्यास कौन बुझाएगा। आज हम इसी सवाल का डीएनए टेस्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह इंसान पानी का असीमित दोहन कर रहा है और इसकी बर्बादी को सिर्फ चर्चा का एक विषय समझ रहा है, उनके लिए यह समझना बहुत ही जरूरी है कि अगर कल वो इस गिलहरी की जगह हुआ तो फिर क्या होगा, तब कौन इंसानों की प्यास बुझाएगा। आज आप खुद से ये सवाल भी पूछिए कि अगर आपके पास एक ही गिलास पानी बचेगा तो आप वो पानी किसे पिलाएंगे। अपनी पत्नी और बच्चों को वो पानी दे देंगे, अपने माता पिता की प्यास बुझाएंगे, या इस पानी से आप अपनी जान बचाएंगे। हम चाहते हैं कि आज वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर
आप एक बार ये सवाल खुद से जरूर पूछें। आज विश्व जल दिवस है। पिछले 28 सालों से पूरी दुनिया आज के दिन जल दिवस मनाती आ रही है, लेकिन जल के संरक्षण को लेकर हम कितने गंभीर हैं, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% पानी है, लेकिन उसमें ये मात्र 3% ही पीने योग्य है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर पृथ्वी के पानी को 4 लीटर माना जाए तो पीने योग्य पानी होगा केवल 1 चम्मच, यानी 1 चम्मच पानी से पूरी दुनिया को अपनी प्यास बुझानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पानी के इसी महत्व को समझाने के लिए पहली बार 22 मार्च 1993 को जल दिवस मनाया था और तभी से ये परंपरा जारी है। इस बार जल दिवस की थीम है वैल्यूइंग वाटर, यानी पानी का महत्व। अगर हम एक सामान्य परिवार की पानी की खपत देखें तो वो दिन में लगभग 750 लीटर पानी बर्बाद कर देता है। ये उस पानी की मात्रा है जिसका इस्तेमाल पीने या खाना बनाने में नहीं किया जाता है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम दिन भर में कितना पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, सबसे पहले आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। पानी के एक साधारण से नल से 1 मिनट में 9 लीटर पानी बहता है। तो अगर एक व्यक्ति नल खोलकर टूथब्रश करने का आदी है तो और इस काम में वो 3 मिनट लगाता है, यानी 27 लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है। ठीक इसी तरह टॉयलेट फ्लश से एक बार में लगभग 20 लीटर पानी फ्लश हो जाता है, यानी अगर एक व्यक्ति दिन में 5 बार भी फ्लश का इस्तेमाल करता है तो वो 100 लीटर पानी बर्बाद कर देता है। 4 लोगों के एक साधारण से परिवार में अगर एक वॉशिंग मशीन है तो एक बार में इसमें 30 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। अगर कपड़े धोने के लिए मशीन का इस्तेमाल 3 बार भी हो गया तो 90 लीटर पानी बर्बाद हो गया। ठीक इसी तरह अगर किसी परिवार के पास एक कार है और उसको रोज पाइप से धोया जाता है तो एक बार में 500 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। ये तो हमने सामान्य परिवारों में पानी के उस इस्तेमाल का लेखा जोखा आपको बताया है जिसका इस्तेमाल पीने या खाना बनाने में नहीं किया जाता है। अगर पीने योग्य पानी की बात करें तो सामान्य घरों में लगाए गए आरओ से 1 लीटर पानी के लिए 4 लीटर पानी की बर्बादी होती है। मतलब ये कि दिन में अगर एक परिवार को 10 लीटर पीने योग्य पानी चाहिए तो आरओ इस 10 लीटर पानी के लिए 40 लीटर पानी वेस्ट कर देता है। तो कुल मिलाकर एक सामान्य परिवार दिन में रोजमर्रा के काम में 750 लीटर से ज्यादा पानी को बर्बाद कर देता है। कितनी हैरत की बात है कि हमारा पूरा जीवन पानी पर टिका है, लेकिन हम इस नजरिए से इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी ही है जहां पर अभी तक बड़ी मात्रा में जल है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। पानी का महत्व आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब अंतरिक्ष वैज्ञानिक किसी ग्रह पर जीवन की तलाश करते हैं तो सबसे पहले उस ग्रह पर पानी की संभावनाएं तलाशी जाती हैं। तो अगर पृथ्वी पर पानी को बचाना है तो हमें अपनी आदतें बदलनी होगी। जैसे अगर आप नल खोलकर टूथब्रश करते हैं तो ये बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप 4 मिनट में कम से कम 36 लीटर पानी बचा लेंगे। आपने वॉशरूम में इस्तेमाल होने वाले टॉयलेट सीट में बदलाव करके वाटर सेविंग फ्लश आप लगवा सकते हैं। ये तकनीक जापान में इस्तेमाल की जाती है, जिससे एक दिन में लगभग 18 से 20 लीटर पानी बचाया जा सकता है। अगर वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कपड़ों को एक बार में धुलने की कोशिश करें। इससे भी पानी की खपत 50% तक कम हो सकती है। इसके अलावा अगर अपनी कार को पाइप की बजाय बाल्टी में पानी लेकर आप धोएंगे तो एक बार में आप 350 लीटर पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। खराब हो चुके नलों को ठीक करवा कर भी आप पानी की बर्बादी रोक सकते हैं, क्योंकि अगर आपके घर के किसी नल से 1 सेकंड में 1 बूंद पानी टपकता है तो महीने भर में लगभग 1000 लीटर पानी की बर्बादी केवल टपकते हुए नल से ही हो जाती है। पीने के पानी के लिए अगर आपके घर में पानी की TDS यानी टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स की मात्रा 250 से कम है तो आरओ न लगवाएं, और अगर ये ज्यादा है तो आरओ से बह रहे बेकार पानी का इस्तेमाल पौधों में डालने या फिर आप धुलने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी प्रेरणा मशहूर कार्टूनिस्ट आबिद सुरती से भी ले सकते हैं, जो मुंबई में लोगों के घरों के टपकते हुए नलों को मुफ्त में ठीक करवाते हैं, और ऐसा करके वो अब तक अकेले ही 2 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी बर्बाद होने से बचा चुके हैं। आज हमने इसी पर एक ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए।
देखिए। 1,000 liter of drinking water goes down the drain. So this hit me very badly. This project dropped dead to save few drops. पानी बचाने के लिए आपके घर आए। ये आबिद सुरती है, उम्र 85 साल। पिछले 12 साल से इनकी जिंदगी का एक ही मकसद रहा है और वो है पानी की एक एक बूंद को बर्बाद होने से बचाना। पिछले 12 सालों में अभी तक वो 2 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी बर्बाद होने से बचा चुके हैं। तो पहले तो हम एक बिल्डिंग टारगेट करते हैं कि भाई इस हफ्ते किस बिल्डिंग को टारगेट करना है। तो हमने जब टारगेट किया बिल्डिंग को, तो शनिचर के रोज हम हमारा पैम्पलेट जो अभी आपने दिखाया, ये पैम्पलेट घर घर में डाल देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हम कोई मार्केटिंग के लिए नहीं आए हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हम सिर्फ समाज सेवा के लिए, पानी बचाने के लिए आपके घर आए हैं। बड़ा आसान है, अगर कोई करना चाहे तो कोई क्या कहते हैं, कोई एवरेस्ट सर नहीं करना है, बहुत सिंपल है। उसकी मतलब जैसे जूते हम पहनते हैं तो बाहर निकलते तो पॉलिश करते हैं, तो मतलब वी केयर फॉर आवर शूज। उसी तरह अगर आप केयर ले अपने नलों की तो नल बराबर आपको। कार्टूनिस्ट आबिद सुरती लोगों को घरों में जाकर पानी बचाने की सीख भी देते हैं। इसके लिए उन्होंने ड्रॉप डेड फाउंडेशन नाम की संस्था भी बनाई है। वो मुंबई के अलग अलग इलाकों में एक प्लम्बर के साथ घूमते हैं और लीक हो रहे नलों को मुफ्त में ठीक करवाते हैं। इन नलों में लगे रबर गैस्केट रिंग को बदलते हैं ताकि पानी बर्बाद ना हो। जो तरीका जो है, जो मुझे अपने शास्त्रों से मिला है, धर्म का पॉजिटिव यूज करो, धर्म का पॉजिटिव इस्तेमाल करो। अब पॉजिटिव इस्तेमाल से क्या मतलब, अगर मैं आपसे कहता हूं कि घर के आंगन में तुलसी लगाओ, आप कहेंगे कहां से आ गया ये भाषण देने। पर मैं कहता हूं कि श्री राम ने कहा है घर के आंगन में तुलसी लगाओ। दिस इज ए पॉजिटिव यूज ऑफ रिलीजन। यहाँ गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल आता है तो गली गली में पंडाल लगते हैं, तो मैंने कहा कि अब गणेश के जरिए संदेश भेजा जाए। मराठी में आप पढ़ सकते हैं जरा। अहो कधी विचार केला का आहे का, पाणी नहीं तो विसर्जन नहीं। कभी आपने सोचा है क्या कि अगर पानी नहीं तो विसर्जन नहीं? पानी बचाने की इस मुहिम को चलाने के पीछे आबिद सुरती के बचपन का एक बड़ा रोल है। दरअसल उन्होंने एक एक बाल्टी पानी के लिए संघर्ष देखा था और तभी उनमें पानी की बचत को लेकर जागरूकता आई। मेरी परवरिश जो हुई थी वो फुटपाथ पर हुई, और फुटपाथ पर एक एक बकेट पानी के लिए जो लड़ाइयां मैंने देखी, यानी कि बचपन पीछे छूट गया लेकिन लड़ाइयां मेरे साथ साथ चली। जितना भी प्यार से समझा सकते हैं उतना उनको बताते हैं कि भैया देखो, ये कल आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां, उनके लिए भी थोड़ा पानी छोड़ो और ये पूरा नल मत खोलो, उतना ही खोलो जितने की जरूरत है। जल की जरूरत न सिर्फ हमें है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी है। इसलिए जल के संरक्षण को लेकर आबिद सुरती से सीख लेने की जरूरत है। मुंबई से राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया। मान्यता है कि जल में आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। हिंदू धर्म में किसी शुभ कार्य की शुरुआत और विसर्जन जल से होता है। अंतिम संस्कार के बाद चिता की राख को भी जल धारा में बहाया जाता है। मान्यता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारत इकलौता देश है जहां नदियों को हम देवी का दर्जा देते हैं क्योंकि उनमें हमें जल मिलता है। उपनिषदों में भी जल का महत्व बताया गया है। उपनिषद शतपथ ब्राह्मण में जल को अमृत माना गया है। महानारायण उपनिषद में कहा गया है कि सभी प्राणी जीवन के लिए जल पर आश्रित हैं। ये सभी देवताओं की आश्रय स्थली भी है। हिंदू धर्म में जल को देव का दर्जा देकर वरुण देव कहा गया है। हालांकि सभी धर्मों में जल से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं हैं। इस्लाम में आबे जमजम है, सिख धर्म में पवित्र सरोवरों से जुड़ी मान्यताएं हैं और ईसाई धर्म में बैप्टिज्म भी जल से किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी पानी की कहानी दुखद ही है और हम पानी के महत्व को समझते नहीं हैं। और अब आज का सवाल, आज आपको बताना है कि दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में है। आप इस पर रिसर्च कीजिए। ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद, लेकिन अकेला भारत ऐसा देश है जहां लोकशाही आज भी जीवित है। लोकशाही का रास्ता ही ऐसा रास्ता है जिससे सबका सहयोग लिया जा सकता है। यह भी बात सही है कि अगर इतने बड़े देश के भाग्य का नया निर्माण करना है तो सबका सहयोग आवश्यक होगा, विशेष तौर से युवकों का सहयोग। भारत की जो धर्मालु जनता है, जो धर्म को मानती है, वही सबसे बड़ा इसका संरक्षक होगी। हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता का मूल हिंदू धर्म से ही निकलता है। अलग अलग पक्ष के जो नेता हैं वो एक दूसरों को बार बार मिलते रहे, केवल संसद में ही न मिले मगर बाहर भी मिलते रहे, तो शायद उनके विचारों के आदान प्रदान से एक ऐसा माहौल पैदा हो सकेगा जिसकी वजह से जो हमको करना चाहिए वो हो सकेगा। हमको तो करना चाहिए दूरदृष्टि से कोई ऐसी नीति बनाने का काम जो सिर्फ 5 साल के लिए नहीं मगर 20 साल के 50 साल के तक भी उपयोग में आ जाए। अच्छी शासन प्रणाली तभी स्थापित हो सकती है जब किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए अपने कार्य पद्धति के लिए। जनप्रतिनिधियों को प्रत्येक 5 वर्ष तो आम मत फिर से पाने के लिए आम नागरिक के पास जाना पड़ता है, पर उसकी भी जब वो मंत्री है या शासन में है तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। Ma'am, now everybody, all the opinion polls have said that the BJP is going to win. Yes. Do you trust or how do you see? No, I don't trust those opinion polls. As I've said the other day, there have been opinion polls earlier which gave the complete wrong picture of the situation. And we have a very clear example in Madhya Pradesh. Last time they had predicted that Madhya Pradesh would lose. Madhya Pradesh won. But how do you see Congress Party's chance this time? I am very optimistic. Wherever I have been, I've noticed great enthusiasm amongst our workers, and I don't see any problem. यहाँ कुछ देर पहले एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन बमबारी के बाद यहाँ सिर्फ जलता हुआ मलबा है। ये नतीजा है उस घमासान लड़ाई का जो ठीक मेरे पीछे टाइगर हिल्स पर कब्जे के लिए इस समय चल रही है। नमस्कार। इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण हुए आज 7 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन बंधक बनाए गए यात्रियों की रिहाई का मसला अब तक उलझा हुआ है। राजनीतिक हिंसा में पश्चिम बंगाल 1 नंबर में है। अभी हमारा बंगाल में कोई जात पात का कोई परिस्थिति, जात पात का लड़ाई नहीं है, जाति दंगा नहीं होता है, लेकिन हमारा उधर में जो लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई हो रहा है इसी के लिए कि सीपीएम कभी नहीं चाहता है कि वो पावर से जाए, इसी के लिए उसको वो डरते हैं, और जो डरते हैं वो डरने के लिए, डराने के लिए वो मरते हैं। ये ठीक नहीं है।
Good evening and welcome to Z News Bulletin. Good evening and welcome to Z News Bulletin. The lead stories today are: महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना अलायंस द्वारा सरकार बनाने का दावा, गुजरात में केशुभाई पटेल नए चीफ मिनिस्टर होंगे, उड़ीसा में कांग्रेस की जीत और पाकिस्तान में सरकार का MQM लीडर अल्ताफ हुसैन से बातचीत और माफी देने से इनकार। महाराष्ट्र से मिले इलेक्शन रिजल्ट्स में किसी एक पार्टी को क्लियर कट मैंडेट नहीं मिला है। राज्य की कुल 288 सीट्स में से बीजेपी शिवसेना अलायंस को 137 सीट्स मिली हैं। कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनावों में 141 सीट्स मिली थीं। रेबल्स और इंडिपेंडेंट्स का नंबर 70 पर पहुंच गया है। हालांकि शरद पवार ने पार्टी की हार के बाद आज चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे दिया। ठाकरे ने घोषणा की कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सीनियर लीडर गोपीनाथ मुंडे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे। वैजयंती कुलकर्णी रिपोर्टिंग फ्रॉम बॉम्बे फॉर जी न्यूज। गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी ने 122 सीट जीतकर 2/3 मेजोरिटी हासिल की है। अब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री पद के लिए दोपहर 12:39 को शपथ लेंगे। केशुभाई गुजरात के नेता पहले बने हैं, मुख्यमंत्री तो इत्तेफाक से इस बार चुनाव में जनता बना रही है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द न्यूज रूम। फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर, गुड नाइट। पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस के एक वर्कर नैना साहनी की जिस तरह से हत्या की गई और बाद में उनकी लाश को जलाने की कोशिश की गई, इससे लोगों का दिल दहल उठा है। एक युवती की अधजली लाश ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। 27-28 साल की इस युवती के हाथ पैर कटे हुए थे और उसकी लाश को देर रात तंदूर में डालकर जलाया जा रहा था। तफ्तीश के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि ये लाश नैना साहनी की ही है। बेंगलौर से सुशील को दिल्ली लाया गया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 12 जुलाई को उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मेरे साथ में जो भी इन्वॉल्व किए गए हैं, जयप्रकाश, राम प्रकाश, केशव, ये सब इनोसेंट है। और इवन डीके राव से भी डीके राव इज नॉट आल्सो वेल नोन टू मी। मगर इस बर्बर हत्याकांड के बाद पॉलिटिक्स पर छाए सेक्स, पैसे और गुंडागर्दी के दुष्चक्र के खिलाफ यदि जंग शुरू हो सकी तो शायद नैना साहनी की आत्मा को कुछ शांति जरूर मिलेगी। इंडियन कैपिटल दिल्ली के पास परसों हुए प्लेन कोलिजन में मरने वाले 349 लोगों में से अब तक 317 बॉडीज को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। चरखी दादरी में मौजूद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सुधीर चौधरी की रिपोर्ट। कल शाम से ही इस एरिया में मास फ्यूनरल के लिए एक तरफ चिताएं सजाने का काम किया जा रहा था तो दूसरी तरफ कब्रें खोदने का। आज शाम कुल 91 लाशों का अंतिम संस्कार किया गया। 78 मुस्लिम्स और 3 क्रिश्चियंस को दफनाकर और 10 हिंदूज को जलाकर उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। क्रैश साइट से मिली ज्यादातर बॉडीज अभी भी चरखी दादरी के सिविल हॉस्पिटल में पड़ी हैं। लखनऊ से आए मुशीर ने अपने बड़े भाई और जवान भतीजे की लाशों को शरीर के निशान देखकर पहचाना। हमने उसी को हाथ लगाया, हमने अपने भाई को देखा और फिर भतीजे को हमने देखा, उसके कागज निकाले। 350 लोगों की जान लेकर इस क्रैश ने इंडियन सिविल एविएशन के ट्रैक रिकॉर्ड पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और वर्ल्ड मार्केट में अपनी साख कायम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को न केवल इस क्रैश की एक सीरियस इंक्वायरी करानी होगी बल्कि देश में सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए भी कुछ नए कदम उठाने होंगे। सुधीर चौधरी, जी न्यूज, चरखी दादरी। इस हवाला कांड में सभी बड़ी पार्टियों के नेता फंसे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक गहरी राजनीतिक चाल चली है। इस प्रकार का आरोप लेकर के मैं संसद में नहीं जा सकता। मैं नहीं सोचता कि ये उचित होगा कि मैं उस सरकार में शामिल रहूं जो सरकार मुझे चार्जशीट कर रही है। ये एकदम हमें बेईमान बनाया गया। आपको लगता है कि वो भी उनके खिलाफ भी अगर कोई सबूत है और सीबीआई कोई कदम उठाएगी इस बार? उठाना चाहिए। सब नागरिक बराबर हैं, कानून के सामने सब बराबर हैं। रास्ते में अगर प्रधानमंत्री आड़े आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री को भी लपेटना पड़ेगा।
दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां कीमतें नहीं बढ़ती आजकल। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ रही थी 1991 में, उसमें धीरे धीरे कमी हुई। कीमतों पे अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं देश में बेकारी बेरोजगारी को बढ़ा करके, तो ऐसी कीमतों में संतुलन जो आएगा वो देश की जनता को पसंद नहीं होगा। आप जानते हैं, आज़ादी आने के बाद दुनिया के अनेक देशों ने लोकशाही का रास्ता अपनाया, खास तौर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद। लेकिन अकेला भारत ऐसा देश है जहां लोकशाही आज भी जीवित है। लोकशाही का रास्ता ही ऐसा रास्ता है जिससे सबका सहयोग लिया जा सकता है। यह भी बात सही है कि अगर इतने बड़े देश के भाग्य का नया निर्माण करना है तो सबका सहयोग आवश्यक होगा, विशेष तौर से युवकों का सहयोग। भारत की जो धर्मालु जनता है, जो धर्म को मानती है, वही सबसे बड़ा इसका संरक्षक होगी। हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता का मूल हिंदू धर्म से ही निकलता है। अलग अलग पक्ष के जो नेता हैं वो एक दूसरों को बार बार मिलते रहे, केवल संसद में ही न मिले मगर बाहर भी मिलते रहे, तो शायद उनके विचारों के आदान प्रदान से एक ऐसा माहौल पैदा हो सकेगा जिसकी वजह से जो हमको करना चाहिए वो हो सकेगा। हमको तो करना चाहिए दूरदृष्टि से कोई ऐसी नीति बनाने का काम जो सिर्फ 5 साल के लिए नहीं मगर 20 साल के 50 साल के तक भी उपयोग में आ जाए। अच्छी शासन प्रणाली तभी स्थापित हो सकती है जब किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए अपने कार्य पद्धति के लिए। जनप्रतिनिधियों को प्रत्येक 5 वर्ष तो आम मत फिर से पाने के लिए आम नागरिक के पास जाना पड़ता है, पर उसकी भी जब वो मंत्री है या शासन में है तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1995 में आज ही के दिन अंतरिक्ष यात्री वैलेरी पोलियाकोव लगातार 438 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाकर धरती पर वापस लौटे थे। उन्होंने इस बात पर शोध किया था कि इंसान के शरीर में माइक्रोग्रेविटी में रहते हुए किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। वर्ष 1912 में आज क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के 12वें सबसे बड़े राज्य बिहार का जन्म हुआ था। अस्तित्व में आने से पहले बिहार ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। आज के दिन को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बिहार चाणक्य की कर्मभूमि है। दुनिया के सबसे बड़े शासकों में से एक सम्राट अशोक पटना में ही पैदा हुए थे, तब इसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए बौद्ध केंद्र बोध गया और भगवान महावीर की साधना का केंद्र राजगीर बिहार की आध्यात्मिक पहचान है। दुनिया का सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन का जन्म वर्ष 1894 में आज ही के दिन हुआ था। आजादी की लड़ाई के दौरान सूर्य सेन ने वर्ष 1930 में चटगांव की आर्मरी में हमला करके वहां मौजूद अंग्रेजों के हथियारों पर कब्जा कर लिया था और वहां तिरंगा फहराया था। अंग्रेजों से छिपने के लिए उन्होंने मजदूर, किसान, पुजारी और नौकर के रूप में भी काम किया। सूर्य सेन पेशे से अध्यापक थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों ने उन्हें भीषण यातनाएं दी थीं और मारने के बाद उनके शव को समुद्र में फेंक दिया था। सूर्य सेन ने अपने दोस्तों के लिए अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा था कि मृत्यु मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है,
ऐसे मौके पर मैं अपने पीछे सिर्फ एक सुनहरा सपना छोड़कर जा रहा हूं और वो सपना है आजाद भारत का। वर्ष 1960 में आज ही के दिन अमेरिकी वैज्ञानिक आर्थर श्वालो और चार्ल्स हार्ट टाउन्स को लेजर के लिए पेटेंट मिला था। लेजर एक ऐसा डिवाइस है जो एक खास प्रक्रिया के माध्यम से लाइट का एमिशन करता है। लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। समय के साथ लेजर तकनीक का इस्तेमाल लेजर प्रिंटर्स, बारकोड स्कैनर्स, लेजर सर्जरी, स्किन ट्रीटमेंट्स, लेजर लाइटिंग और डिफेंस डिवाइसेस में होने लगा है। और आज वर्ल्ड वाटर डे है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1993 में इस दिन को पूरी दुनिया में जल संसाधनों की रक्षा के लिए समर्पित किया था। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली कम से कम 50% महिलाओं को पीने के पानी के लिए रोजाना करीब आधा किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है और शहरों में रहने वाले 23% लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। Good evening and welcome to Z News Bulletin. The lead stories today are महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना अलायंस द्वारा सरकार बनाने का दावा, गुजरात में केशुभाई पटेल नए चीफ मिनिस्टर होंगे, उड़ीसा में कांग्रेस की जीत और पाकिस्तान में सरकार का MQM लीडर अल्ताफ हुसैन से बातचीत और माफी देने से इनकार। महाराष्ट्र से मिले इलेक्शन रिजल्ट्स में किसी एक पार्टी को क्लियर कट मैंडेट नहीं मिला है। राज्य की कुल 288 सीट्स में से बीजेपी शिवसेना अलायंस को 137 सीट्स मिली हैं। कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनावों में 141 सीट्स मिली थीं। रेबल्स और इंडिपेंडेंट्स का नंबर 70 पर पहुंच गया है। हालांकि शरद पवार ने पार्टी की हार के बाद आज चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे दिया। ठाकरे ने घोषणा की कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सीनियर लीडर गोपीनाथ मुंडे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे। वैजयंती कुलकर्णी रिपोर्टिंग फ्रॉम बॉम्बे फॉर जी न्यूज। गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी ने 122 सीट जीतकर 2/3 मेजोरिटी हासिल की है। अब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री पद के लिए दोपहर 12:39 को शपथ लेंगे। केशुभाई गुजरात के नेता पहले बने हैं। मुख्यमंत्री तो इत्तेफाक से इस बार चुनाव में जनता बना रही है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द न्यूज रूम। फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर, गुड नाइट। पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस के एक वर्कर नैना साहनी की जिस तरह से हत्या की गई और बाद में उनकी लाश को जलाने की कोशिश की गई, इससे लोगों का दिल दहल उठा है। एक युवती की अधजली लाश ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। 27-28 साल की इस युवती के हाथ पैर कटे हुए थे और उसकी लाश को देर रात तंदूर में डालकर जलाया जा रहा था। तफ्तीश के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि ये लाश नैना साहनी की ही है। बेंगलौर से सुशील को दिल्ली लाया गया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 12 जुलाई को उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मेरे साथ में जो भी इन्वॉल्व किए गए हैं, जयप्रकाश, राम प्रकाश, केशव, ये सब इनोसेंट है। और इवन डीके राव से भी मैं, डीके राव इज नॉट आल्सो वेल नोन टू मी। मगर इस बर्बर हत्याकांड के बाद पॉलिटिक्स पर छाए सेक्स, पैसे और गुंडागर्दी के दुष्चक्र के खिलाफ यदि जंग शुरू हो सकी तो शायद नैना साहनी की
नमस्कार। रात 10:30 बजे के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन कौर। आज हम महाराष्ट्र की कई बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाएंगे मुंबई के सचिन वजे केस पर सारा अपडेट और उस पर मचा सियासी संग्राम। इसके अलावा आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र में कैसे बढ़ रहा है कोरोना और सरकार की क्या है तैयारी। लेकिन सबसे पहले देखिए मुंबई टॉप 10। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 24,645 नए केस आए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 25,04,327 हो गई है।